हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज जो एग्ज़ाम हुआ था, आज ही 18 मई 2025 को यूकेपीएससी एफआरओ एसीएफ का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो सामान्य अध्ययन है पहले हम वो देखेंगे। पहला प्रश्न है, अब तक निम्न में से किस देश के फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? किस देश ने जीता है? ये जीता है ब्राज़ील ने। ठीक है, सो ब्राज़ील को जो है 5 टाइटल मिले थे, जबकि यहाँ पर आपको एक और कंट्री है जैसे इटली, उसको 4 टाइटल मिले हुए हैं। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन वैसे पूछा गया था एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2021 में पूछा गया था। ये किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? सो ये कौन है जिन्होंने छोड़ा है? ये है विराट कोहली। ठीक है, फिर है वर्ष 2025 में होने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन कौन से आयोजन भारत में होने हैं या फिर हुए हैं? सो देखिए, इसमें जो है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ है, होने वाला है, और जो विश्व पैरा एथलेटिक्स है ना, उसकी चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि नई दिल्ली में होने वाली है। ठीक है, सो हमारा आंसर कौन सा बन रहा है इसमें? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 बन रहा है। अभी जो ये आईसीसी कप होने वाला है ना, उसका प्लेस आई थिंक अभी डिसाइडेड नहीं है, जहां तक मैंने पढ़ा था, लेकिन ये वाला जो हो रहा है वो दिल्ली में होगा। उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से है? सो ये है आपके कृषि और किसान कल्याण विभाग का। ठीक है, देखिए इसको ना आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान लिखा है तो उच्च शिक्षा विभाग नहीं हो सकता, स्कूली शिक्षा विभाग नहीं हो सकता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये देखिए, जब भी कोई भारत में होता है ना, तो आपको याद रखना है ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और ये असल में न्यूज़ है आपके 24-25 फरवरी की। ठीक है, इसी साल की न्यूज़ है, 24-25 फरवरी को ये हुआ था 2025 में। ठीक है, सो इसकी थीम भी अगर आप याद रख सकते हैं, सो विमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव जो है इसकी थीम है। आप इसे हिंदी में एक बार सर्च कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, थीम सर्च करके आप जाइए। 6 जो है वो जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया है? सो ये किसके साथ किया गया है? ये है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको हम ITBP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बॉर्डर पुलिस है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, 7th है, कौन सी योजना उत्तराखंड के, याद रखना है, 657 ग्राम पंचायतों को सीधे जो है प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है? तो ये कौन सी योजना है? ये है भारत नेट योजना। ठीक है, भारत नेट योजना असल में है दिसंबर 2023 की योजना है ये। ठीक है, दिसंबर 2023 में आई थी, और इसके लिए जो UPCL है ना, उसने बिजली के कनेक्शन भी देने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सो आपको अगली बार के लिए याद रखना है कितने ग्राम पंचायतों को जोड़ेंगी उत्तराखंड के? 697। ठीक है, इस स्कीम के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, और साथ साथ में ना इन स्कीमों के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है कि ये क्या है। स्मार्ट विलेज प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया पहल। अगली बार इनके ईयर पूछ सकते हैं, इनका जो मेन लक्ष्य है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम तो इन्हें करंट अफेयर्स में देखेंगे। अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है? सो देखिए, गुजरात और मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये तो
फर्स्ट फेज में ही कवर हो गए थे जब ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना था। लेकिन उत्तराखंड इसका आंसर, यानी कि उत्तराखंड को कवर नहीं किया गया है, तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। पैंगोंग सो झील जो है वो जो समाचारों में थी, ठीक है, न्यूज में है, ये निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा है? सो किन देशों के बीच में है? ये है भारत और चीन के बीच में। ठीक है, भारत और चीन के बीच में। आप ये देखिए कि पैंगोंग सो लेक जो है ना, ये आपको मिलेगी लद्दाख वाले रीजन में। ये किसके करीब है? जो याद रखना है, ये भारत और चीन के बॉर्डर में पड़ती है। आधी ये भारत में पड़ती है और आधी कहाँ? चीन में पड़ती है। ठीक है, चीन का जो ऑक्यूपाइड है रीजन, वहां पर ये पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, देखिए इसी योजना से 2 क्वेश्चन आए हैं, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो इसका उद्देश्य है भूमिधर किसान परिवारों को वित्तीय जरूरतों के लिए क्या करना है? मदद प्रदान करना है। दूसरा वाला है। सो इसी से आपका कंफर्म हो जाता कि किसानों के लिए है ना, तो यहाँ पर भी आपको ये वाला कंफर्म हो जाता। ऐसी कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन जो है लोअर पीसीएस में भी आया था आई थिंक, जो कौन सा था? यूसीसी वाला समथिंग। सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 2024 के लिए हुए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो ये आपको पता होगा, ये 7वीं बार जो है इंदौर को ही घोषित किया गया, लगातार 7वीं बार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक जो है महाकाव्यात्मकता, ठीक है, महाकाव्यात्मकता पर आधारित है? तो देखिए बॉलीवुड की ओपनिंग फिल्म हो सकती है ये सभी अच्छी, लेकिन जो महाकाव्यात्मकता है ना, ये कंफर्म आपको वर्ड दे रहा है। ये कौन सी है? छावा मूवी है। ठीक है, जो आई थिंक शिवाजी पर बनी हुई है। ठीक है, सो निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस याद रखना है, फैलाने के लिए जिम्मेदार है? सो ये होता है डेंगू वायरस। देखिए एनाफिलीज जो होता है वो मलेरिया के लिए होता है, तो ये तो हमारा हट गया। लेकिन जो डेंगू होता है वो एडीज मच्छर फैलाता है। ठीक है, एडीज मच्छर। अब ये जो क्यूलेक्स मच्छर है ना, वो क्या करता है? वो वेस्ट नाइल जो फीवर आपने सुना होगा, वेस्ट नाइल, पश्चिमी नाइल वाला नहीं, और जो जैपनीज एन्सेफेलिटिस होता है ना, वो ये क्यूलेक्स मच्छर फैला सकता है। और जो ये है सेटसी मक्खी, ये जो है स्लीपिंग सिकनेस के लिए आप इसको मान सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? एडीज मच्छर। ठीक है, इनके भी आपको देख के जाने हैं, मैंने जो बताया है वो तो है ही, अगर कोई और भी है। देखिए साइंस है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो यूकेपीएससी के सभी साइंस के क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे आपके। ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ के जाइए उसके लिए, और एक कंप्यूटर के लिए भी सिर्फ पीवाईक्यूज। ठीक है, कौन सा मिशन भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन है, यानी कि दूसरे ग्रह पर भेजा गया हुआ? कौन सा है ये? यह है मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन को हम क्या कहते हैं? मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। और ये जो है ना, ये 5 नवंबर जो है 2013 को भेज दिया गया था, लॉन्च हो गया था, और आई थिंक ये 2014 में वहां पर पहुंचा था। ठीक है, सो मंगलयान अंतर्ग्रही मिशन है, वो भी पहला है भारत का। निम्नलिखित में से, अब आपको ये भी पढ़ के जाना है ना कि हमसे पहले मंगल पर कोई मिशन किसी और कंट्री ने भेजा है क्या? तो किसने भेजा है वो भी आपको देख के जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो सबसे तेज जो होती है वो होती है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। और सबसे वॉलेटाइल अगर आ गया तो वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वॉलेटाइल मीन्स रोम के कंपैरिजन में। ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसके कंपैरिजन में ये वॉलेटाइल होती है। लेकिन सबसे तेज जो फास्ट चलती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी।
हार्ड डिस्क तो एलिमिनेट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। ये तो कौन सी है, ये आपको हार्डवेयर में मिलेगा, ठीक है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। सो एक निबल में बिट्स होते हैं 4, ये भी आपको देख के जाना है। और जो ये वाला फिगर है ना, ये आपको याद रखना है। 1024 KB अगर मिलते हैं तो एक MB बनता है, फिर उसके बाद में GB बनता है। यही मिलने के बाद में इतने MBs मिलेंगे तो GB बनेगा, फिर TB बन जाता है, ठीक है। सो ये आपको देख के जाना है, यानी कि GB मीन्स गीगाबाइट, मेगाबाइट और टेराबाइट, वो सब आपको इसी तरीके से देख के जाना है, ये सभी कवर होते हैं। आई थिंक जो पूछा गया था वो था आपके 4 मई को, जो आर पूछा गया था ना, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि एक TB कितने इससे बनता है, ठीक है। सो ऐसा पढ़ के जाना है आपको। वो पेपर भी हमने सॉल्व किया हुआ है, आपके इसी चैनल पर आपको मिलेगा। अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस है, वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, आपने वो मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट कभी बचपन में किया होगा। सो ऑक्सीजन तो जलाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन उसको बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। सो किसका है, ये है आदित्य L1 मिशन, ठीक है। ये आदित्य L1 से ना आपको एक चीज़ और याद रखना है, वो है लैंगरेज पॉइंट, ठीक है। लैंगरेज पॉइंट, ठीक है। ये लैंगरेज पॉइंट जो है ना, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये असल में है यहाँ पे हमारी अर्थ है, ये है सूरज, ठीक है। सो यहाँ कहीं आपको मिलेगा, जहाँ पर जो है हमारी पृथ्वी और ये जो सूरज है, ठीक है, सूर्य, दोनों का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो बैलेंस हो जाएगा। सो इसको हम L1 पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। सो ये सन को अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए जो है हम कर रहे हैं। ये आदित्य L1 मिशन आपको याद रखना है, इस L1 से याद रखना है, ठीक है। लैंगरेज पॉइंट आ सकता है, और ये किस लिए है वो भी आपको याद रखना है, सन को स्टडी करने के लिए बेसिकली, और जो है पृथ्वी और सूर्य का जो ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको मैनेज करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा इस पॉइंट को, ठीक है। वहाँ पर कुछ जो है सैटेलाइट हम भेजेंगे जिससे हम सन की स्टडी कर पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सो नहीं है, देखना है आपको कौन सा नहीं है। ये आपको ना एलिमिनेशन से करना था, ये आपको इतना नहीं भी याद होगा कि एलन बरो कौन है, चार्ल्स मेटकाफ कौन है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं भी याद है ना, आपको याद रखना चाहिए था कि जो लॉर्ड कैनिंग है ना, वो उनका टाइम पीरियड ये नहीं है। क्यों, क्योंकि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो 1857 की क्रांति जब हुई थी, उसके बाद तुरंत 1800 जो है कौन सी ईयर में इनको क्या बनाया गया था, जो फर्स्ट हमारे वाइसरॉय बने थे ना, वो यही बने थे 1800, उसके एक साल बाद 58 में, और यहाँ से ये 62 तक चले थे, 1862 तक ये चले थे। तो फर्स्ट वाइसरॉय से याद रखना था इसे, यानी कि अगर आपको ये देखकर आप घबरा जाते तो ये आपका क्वेश्चन छूट जाता। तो आपको इसे एलिमिनेशन से करना था, कौन सा, लॉर्ड कैनिंग वाला, ठीक है। बाकी अगर आपको याद नहीं भी थे छोके, लेकिन अगले बार के लिए आप ये याद रख सकते हैं, ये वाला लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड और चार्ल्स मेटकाफ। इनसे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है। देखिए ये हमने परसों ही किया हुआ है लेक्चर, इसमें नागनंद है, ठीक है, और रत्नावली भी है, प्रियदर्शिका भी है, लेकिन जो ये हर्षचरित है ना, ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है, बल्कि ये बाण भट्ट की रचना है, ठीक है। हर्षचरित किसने लिखी है, बाण भट्ट की रचना है, ठीक है। इस पर एक पूरा लेक्चर बना हुआ है, हिंदी में भी एक लेक्चर है और इंग्लिश में भी, जिसमें हमने सभी बुक्स जो है ना, जितनी आ सकती है वो हमने देख ली है, और उसी का ये क्वेश्चन भी था। निज़ाम उल मुल्क चिन कुलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की। सो याद रखना है कब की थी ये,
1724 में की थी, ठीक है, 1724 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और तत्पश्चात उन्हें कालानुक्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सो हमें देखना है, सबसे पहले जो है आपको प्लासी का युद्ध याद होगा, ये हुआ था 1757 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, ठीक है। इनमें किस किस के बीच में युद्ध हुआ था ना, अगली बार आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ना, वो सबसे पहले हुआ था इनमें से। ये हुआ था आपका कौन से टाइम में? ये हुआ था 1746 से 48 के बीच में हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। जबकि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1767 से जो है 67 से 69 तक ये चला था। तो इसके हिसाब से हमारा क्या बन रहा है? पहला हमारा होना चाहिए 3 वाला। सो यहाँ पर हमें ये देखना है, ठीक है। ये है बी, यानी कि फर्स्ट तीसरा हुआ था, फिर उसके बाद प्लासी हुआ, फिर उसके बाद बक्सर हुआ, और फिर कौन सा हुआ लास्ट में? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको किस तरीके से हम और कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए ये तो पहले था और ये वाला जो है बाद में था। जितने भी इसमें आगे पीछे हो रहा होगा ना, जिसमें 2 पहले दिया होगा उसको एलिमिनेट कर देना है। सो फर्स्ट इसमें भी नहीं है। आई थिंक ये जो है ये सेट ऐसे इस तरीके से किए हुए हैं जिसमें 2 पहले दिया हुआ है, एक ही एलिमिनेट हो पा रहा है इसमें, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ना, वो थोड़ा बहुत इनसे तो पहले ही हुआ था। सो अगर वो भी आपको पता है तो इस तरीके से आप कर सकते थे इसे, ठीक है। फिर है कौन सा? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सो सूर्य की ऊर्जा जो है यांत्रिक नहीं होती है, वैद्युत भी नहीं होती है, गुरुत्व भी नहीं होती है। कौन सी होती है? नाभिकीय ऊर्जा होती है, ठीक है। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया के कारण होता है? सो कौन सी प्रक्रिया है? वो है आपका प्रकाश का जो है वो कौन सा होता है? जैसे स्कैटरिंग कहते हैं ना इसको। स्कैटरिंग मीन्स होता है प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि जो रेले स्कैटरिंग होती है बेसिकली उसको कहते हैं इसे, ठीक है। सो अगली बार ना आपको एग्जाम्पल देख के जाने हैं, ऐसे कि विवर्तन के कारण कोई क्या अच्छी ऐसी चीज़ होती है, फिर व्यतिकरण, विक्षेपण, इनके एग्जाम्पल आप ज़रूर देख के जाना, उदाहरण। जैसे प्रकीर्णन का उदाहरण क्या है? आकाश का नीला रंग। वैसे ही इनके भी जो जो उदाहरण है ना वो आपको याद करके जाने। किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने में मदद करती हैं? सो संक्रमणों से जो लड़ती हैं वो कौन सी होती है? श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, श्वेत वाली रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। और इनके भी आपको काम देख के जाने हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं क्या करती है, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं क्या क्या करती हैं, ठीक है। जो प्लेटलेट्स है ना वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीज से भी रिलेटेड होंगी। जब प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा घट जाता है, जैसे मलेरिया हो जाता है ना, तो उनको जो है प्लेटलेट्स फिर चढ़ाई जाती हैं, ठीक है, जब काउंट घट जाता है। तो इसके लिए माना जाता है कि आपको बकरी का दूध पीना चाहिए प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ाने के लिए। कौन सी संचार विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? तो ये जो होती है ना, ये होती है प्रकाशिक तंतु संचार विधि। देखिए प्रकाशिक लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और जो कीवर्ड था इसमें प्रकाशिक तो आपको मिल गया हिंदी वर्जन में, लेकिन शायद इंग्लिश वर्जन में आपको ये मिलेगा ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर करके, जो आपको याद रखना है वो। सो उसमें आपको नहीं पता चलेगा ऐसे कीवर्ड से। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? सो नहीं है, देखिए स्टैफोर्ड क्रिप्स थे लेकिन विलियम क्रिप्स जो है वो नहीं है। सो हमारा बी आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा? बी, क्योंकि हमारे एवी अलेक्जेंडर थे और पैट्रिक लॉरेंस भी इसमें थे, लेकिन क्रिप्स जो है वो दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। तो स्टैफोर्ड थे लेकिन विलियम नहीं थे, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण को इसकी जानकारी देता है, पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? तो यह है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, सो जूनागढ़ अभिलेख जो है बहुत सारे राजाओं ने वहां पर दिया था। एक थे पुलकेशिन, ठीक है, उनका भी थिंक पुलकेशिन नहीं, वो थे रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन, उनका याद रखना है आपको। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। सो नेक्स्ट इज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन में हवलदार पद पर तैनात थे? कौन सी बटालियन थी? वो थी द्वितीय गढ़वाल राइफल। ठीक है, द्वितीय गढ़वाल, ऐसे 2x18 गढ़वाल राइफल भी आपको मिल सकता है। ठीक है, देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस गढ़वाल राजा द्वारा किया गया है? सो देवलगढ़ स्थित जो है वो किया गया है अजयपाल द्वारा। ठीक है, फिर है अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी? सो ये दी गई थी सरला बहन को। और सरला बहन से आपको याद रखना है ये कब दी गई थी? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, तब सरला बहन को कहा था इन्होंने। और जो इनकी सहयोगी थी ना तुलसी देवी, उन्होंने एक नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो करके। ठीक है, सरला बहन की जो सहयोगी थी उन्होंने रो नहीं आगे बढ़ो करके एक नारा दिया था। और ये भी जो है एक PYQ है। ठीक है, तुलसी देवी के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। सो अगली बार ना इनका योगदान देख के जाना है, चंद्रा देवी, भगवती देवी और राधा बहन भट्ट। जो राधा बहन भट्ट है ना, आई थिंक ये इसलिए दिया है क्योंकि इनको ना इसी बार एक अवार्ड मिला गया है। और यही क्वेश्चन जो था लोअर PCS में आया हुआ था। आपको मुझे बताना है कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है। उत्तराखंड की हैं ये राधा बहन भट्ट। इनको सोशल सर्विस के लिए एक अवार्ड मिला हुआ है। आपको बताना है ये पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, कौन सा अवार्ड है। ठीक है, कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र जो मंदिर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये जो है ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ज़्यादातर जो गोरखे थे उन लोगों ने, गोरखों ने कहाँ पर डेवलपमेंट्स किए थे? आपको पिथौरागढ़ रीजन में उनके डेवलपमेंट्स मिल जाएंगे, मतलब जो भी उन्होंने काम किया था ज़्यादातर। सो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कलाबाजी नृत्य है? तो ये कौन सा है? पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह है लंगवीर नृत्य। ठीक है, ये बाजूबंद और ये सब तो ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बार आपको सूतिया नृत्य और बरधा नृत्य पढ़ के जाना है अच्छे से कि किस लिए, कौन से रीजन में होते हैं, 2-3 चीज़ें, कहाँ कहाँ होते हैं ये, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, और क्या कोई ट्राइब इनसे रिलेटेड है, यानी कि जनजाति इनसे रिलेटेड है, या फिर पूरे उत्तराखंड में होते हैं, कुमाऊं या फिर गढ़वाल कौन से रीजन में होते हैं। ठीक है, ये पढ़ के जाना है। और फिर पढ़ के जाना है कि ये इनके इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब क्या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसमें इस्तेमाल में लाया जाता है या नहीं। ठीक है, जैसे जो लंगवीर नृत्य है ना, उसमें जो है बांस की जो लकड़ी है, लकड़ी को इस्तेमाल में लाया जाता है। वैसे इनमें पढ़ के जाना है क्या क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से, ये मैं आपको करवा भी दूंगी बाद में, अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? सो ये सबसे ज़्यादा 2 होते हैं, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, ये चाहे NO2 NO3 कोई भी हो, लेकिन एक और होता है, वो होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 2 आपको याद रखना है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, फिर है जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कौन से जिले में है? देहरादून में है। ठीक है, आंध्र भूमि कांजली झील अवस्थित है, ये असल में इनमें से कहीं भी नहीं है, ये है इनमें से कोई नहीं, ये है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में।
सो देखिए इस बार ना बहुत सारी वेटलैंड्स को भी जोड़ा गया है, जैसे 2 तो तमिलनाडु में जोड़े गए हैं, रामसर साइट्स वाले भी देख के जाने हैं आपको, ठीक है। और सिक्किम में भी आई थिंक एक आध है। और जितने नेशनल पार्क्स हैं ना, कुछ नए नेशनल पार्क्स आए हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में जोड़े गए हैं, और फिर उसके बाद एमपी में माधव नेशनल पार्क है, वो सब आपको देख के जाना है, ठीक है। और एक आई थिंक रातापानी है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, एनडीएमए के अध्यक्ष कौन है? सो ये होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। सो इसीलिए पूछा भी गया है, अगर कोई किसी प्राधिकरण या फिर किसी अथॉरिटी या फिर किसी एसोसिएशन के जो है, एसोसिएशन तो नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, इम्पोर्टेंट किसी बॉडी के, वो अगर प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं ना, तो वो सब आपको याद करके जाने कहीं पर हैं तो, ठीक है। और जो इनसे रिलेटेड हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ है ना, जिनमें वो हेड हैं, वो भी याद करके जानिए। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सो सुमेलित जो है वो दामोदर सावरकर असल में ये जुड़े हुए हैं अभिनव भारत से, तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया हमारा, ये 2 हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये जीएस अरुणदेल पता होगा ना, ये है असल में हमारे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिससे कि एनी नहीं, आई थिंक उनका नाम मैं अभी भूल गई हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि जो जीएस अरुणदेल है वो डेफिनेटली मुझे पता है वो थियोसॉफिकल जो है सोसाइटी से रिलेटेड हैं ये, ठीक है। उनमें एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्डर हैं ये। सो हमारा आंसर यहाँ से भी कट हो जा रहा है, ये भी हमारे गलत हो जा रहे हैं। सो हमारा बचा कौन सा? एक ही बचा है, वो है सरदार अजीत सिंह, जो कि भारत माता सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। सो भारत माता सोसाइटी से आपको याद रखना है इन्हें, इनके बारे में हम, जैसे इनका तो हमने याद रख लिया, ये अभिनव भारत समाज से रिलेटेड है। और जो ये भूपेंद्र नाथ दत्त है ना, वो भी एक बंगाल रिवोल्यूशनरी सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। और जो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है ना, वो आपको याद रखना है, इससे भगत सिंह भी रिलेटेड थे। और जो है ये 1928 के आसपास आपको मिलेगी, जो एचआरए के नाम से भी बनाई गई थी, ठीक है, एसोसिएशन के नाम से भी बनाई गई थी। नेक्स्ट इज जैन विद्वान जिन सेन निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे? सो ये थे अमोघ वर्ष प्रथम के गुरु, ठीक है। सो अगली बार ये पूछा जा सकता है ना, जो जैन धर्म है उनसे रिलेटेड कौन से रूलर्स हैं, तो ये भी हैं उसमें, एक आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? सो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। आत्मीय सभा और सती प्रथा से के अबॉलिशन से भी ये रिलेटेड हैं, ठीक है। सो इनके बारे में ये चीज़ जाननी है, कब की थी इन्होंने ये आत्मीय सभा की स्थापना? ये की थी 1815 के आसपास, ठीक है, 1815। नेक्स्ट जो है गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द का निर्दिष्ट करता है। सो ये जो उद्रंग है ना, वो आई थिंक ये एक प्रकार का जो है ये कर है। ये कैसा कर था? ये पानी पर लगाया जाने वाला या फिर पुलिस पर लगाया जाने वाला टैक्स था, ये पुलिस के लिए टैक्स था, ठीक है। सो एक प्रकार का कर था, ये आपको याद रखना है। जो गुप्तकालीन जो प्रशासन है ना, उनसे कुछ कर आपको याद रखने हैं। एक कर और होता था, वो होता था शुल्क, ठीक है। शुल्क जो लगाया जाता था वो ट्रेडर्स पे, व्यापारियों पे लगाया जाता था। और एक कर और होता था, वो है हली, ये वाला कौन सा? हली राकर, ठीक है। हली राकर इससे कहते थे। ये टैक्स जो लगाया जाता था वो हल पे, यानी कि प्लाउ टैक्स होता था। और एक कर और होता था, वो है उपारी का, उपारी
करा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सा, उपारी करा। उपारी करा जो है, ये टैक्स जो लिया जाता था वो जो सीमांत किसान होते थे ना, टेनेंट्स, उनसे, ठीक है, टेनेंट्स से लिया जाता था, ठीक है। अगला है, कनाडा में ट्रांस कनेडियन रेलवे किस स्थान से कहाँ तक जाता है? ट्रांस कनेडियन रेलवे जो है वो जाता है पूर्व में हैलिफैक्स से, पश्चिम में वैंकूवर तक ये जाता है, ठीक है। पहला हमारा आंसर है ए। विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज कोल्टन, ठीक है, याद रखना है ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, कोल्टन के निष्करण के लिए जाना जाता है। ये जो जाना जाता है ना, ये मध्य अफ्रीका वाला रीजन है। मध्य अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आपको ये वहाँ पे मिलेगा, जैसे कॉन्गो वाला इलाका है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा और केनिया, इथियोपिया वाले रीजन में आपको ये मिलेगा। अगली बार के लिए याद रखना है, दुर्लभ खनिज है कोल्टन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में इस्तेमाल में लाया जाता है और वेस्ट मध्य अफ्रीका में इसे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से है? ये होता है क्योटो प्रोटोकॉल। आपको इसका ना सब कुछ पढ़ के जाना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल, एक पेरिस समझौता है जो कि 2015 में आया था, याद रखना है इसे भी। रियो घोषणा भी, मॉन्ट्रियल जो कि ओजोन से रिलेटेड है, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर पेपर में पूछे जाते हैं। कौन सा या से सही सुमेलित है या है, ठीक है या है। ये है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये न्यूजीलैंड के जो कैंटबेरी मैदान है ना, उस वहाँ होती है। और मिश्रित कृषि आपको मिल जाएगी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में भी मिलेगी। डेयरी फार्मिंग होती है उत्तर पश्चिमी यूरोप में, और रोपण कृषि पश्चिमी अफ्रीका में। इवन वहाँ पर जो है कोकोआ और ये सब वहाँ पर प्लांटेशन उनका है, रोपण कृषि। सभी इसमें क्या है, सही सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वृहद ट्रंक मार्ग जो है, ये एक समुद्री मार्ग है, ठीक है, याद रखना है। ये अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक जो नॉर्थ अटलांटिक जो रूट है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है उससे रिलेटेड है। विश्व में जो है व्यस्ततम समुद्री मार्ग ये है, या ये जो कनेक्ट करता है, ये करता है आपके जो भूमध्य आई थिंक मेडिटेरेनियन सी कहते हैं जिसे, और रेड सी, लाल सागर को कनेक्ट करता है। जहाँ से लाल सागर से एक चीज़ आपको और याद रखनी है, वो है सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज जो नहर है, जो कि 1869 में बनाई गई थी। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। वृहद ट्रंक मार्ग क्या है, विश्व में व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड यानी कि व्यापार भी होता है, ठीक है। बेरिंग जलडमरू मध्य निम्न में से किन दो देशों को अलग करता है? दो देश बताने हैं। आई थिंक बेरिंग स्ट्रेट की बात हो रही है। ये बेरिंग स्ट्रेट जो है वो है, ये मैंने पहली बार सुना है, जलडमरू मध्य। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो यूएसए और रशिया यानी कि रूस के बीच में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता? देखिए, भूतापीय ऊर्जा होता है, बायोमास भी होता है, जल विद्युत भी होता है, लेकिन जो ये प्राकृतिक गैस है ना, वो हमारा आंसर है डी, ठीक है। इसे नहीं माना जाता है नवीनीकरणीय स्रोत। आपको पता होगा ये जो है नेचुरल गैस जिसे कहते हैं वो है, और इसमें क्या होता है, जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल है ना, उसके रूप में इसको लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा है? देखिए, चारों ओर भूमि से एशिया के तो आपको सभी देश याद होने चाहिए, वो उनमें से एक क्या है, लाओस है।
और मैं कुछ न्यूज़ में है जो मैं बता देती हूँ। एशिया के लगभग 12 देश क्या हैं, लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि चारों ओर भूमि से घिरे हुए हैं। उनमें से जो अफगानिस्तान है वो आता है। और 2 न्यूज़ में हैं अभी, कौन कौन से, एक है अजरबैजान और एक है अर्मानिया, ठीक है, अर्मीनिया जिसको कहते हैं, अर्मीनिया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अजरबैजान, अर्मीनिया, और 2-3 जो हमारे पड़ोसी हैं वो तो आपको याद रखना है, भूटान, लाओस हमारा पड़ोसी नहीं है लेकिन नज़दीक में ही है, म्यांमार के उधर है, भूटान, नेपाल, ठीक है, ये है। बाकी है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो है सभी एशिया के लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ठीक है। जो आसपास के हैं वो आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से खनिज संसाधन रूस में सबसे प्रचुर मात्रा में है? कौन से संसाधन है ये है प्राकृतिक गैस, वहाँ पर बहुत मिलती है, और कोयला मिलता है, ठीक है। सो प्रचुर सबसे ज़्यादा पूछा है, वैसे तो वहाँ ये सब कुछ मिलता है, मैग्नीज में मिलता है, तांबा टिन भी मिलता है। जो अभी तक जो ये है प्राकृतिक गैस, उसमें जो है रशिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। वर्ल्ड का जो नोन यानी कि प्रूवन, यानी कि कैसे कहेंगे उसे, जो कि जिसके सबूत हमको मिले हैं ना कि यहाँ पर है, तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट मिला हुआ है प्राकृतिक गैस का वो रशिया में ही मिला हुआ है, प्रूवन रिसोर्सेज, ठीक है, रिजर्व्स मिले हुए हैं। और कोयले में भी ये आई थिंक 3rd या 4th नंबर पर है, ठीक है, रशिया। और कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। ये हमने ज्योग्राफी की क्विक रिवीजन में पढ़ा था। देखिए थाल घाट जो है वो नासिक और मुंबई बिल्कुल सही है। सेनकोट्टा दर्रा, ये हमें शायद नहीं पता हो, आपको नहीं पता हो, लेट्स इसे होल्ड पे रखते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। भोर घाट अगर मैं देखूँ तो मुंबई टू पुणे से जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप सेनकोट्टा नहीं भी जानते थे ना, फिर भी आपका आंसर आता है। देखिए पाल घाट जो है ना, इकलौता जो है साउथ में है ये, और ये पाल घाट जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों को ना इलायची वाली पहाड़ियों से नहीं जोड़ता, बल्कि ये जोड़ता है अनाई मलाई को, ठीक है, अनाई मलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियों को आपस में जोड़ता है। तो कार्डेमम हिल्स को नहीं बल्कि नीलगिरी एंड अनाई मलाई को जोड़ता है, इसलिए हमारा आंसर सही सुमेलित नहीं है, में पालघाट वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति यानी कि MWE, आई थिंक MWE है मेगावाट इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो कि 1 मिलियन वाट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को दर्शाता है ये, ठीक है, 1 मिलियन वाट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। कौन सा है ये है कुडनकुलम, ठीक है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे 2 पावर प्लांट्स हैं। सो याद रखना है इसकी कैपेसिटी लगभग ना 200 MWE है, ठीक है। और जो एक इसमें ये वाला दिया हुआ है तारापुर अणु ऊर्जा प्रकल्प, ये जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है, यानी कि सबसे पुराना है ये, इसका भी याद रखना है आपको। ये है 1969 में बना हुआ, सबसे पुराना है, ठीक है। सो इनके बारे में कुछ चीज़ें, तो हमारा आंसर कौन सा है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, ठीक है, कुलम आई थिंक। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। सो तंबाकू बोर्ड आई थिंक यही है। इसमें ना 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक तो कुक्कुट प्रसंस्करण, जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पर मुर्गा प्रसंस्करण जैसा कुछ मिला नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो दिया गया है ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपको पता है कि ये एग्जिस्ट करता है तो फिर आप मुझे बताइए कमेंट्स में। वैसे मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो डी ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड है वो नई दिल्ली में है और ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। रबर बोर्ड और तंबाकू बोर्ड, आपको रबर बोर्ड तो याद ही होना चाहिए, कोयट्टम केरल, तो सही वाला नहीं है जो, वो है डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है।
सो ये जो प्राथमिक कारक है ना वो पूछा है। वैसे तो सभी करते हैं ये, लेकिन प्राथमिक वाला जो है वो है वाष्पीकरण और वर्षण। ठीक है, वाष्पीकरण और वर्षण से याद रखना है, जब वाष्पीकरण बढ़ता है ना तो जो लवणता है वो भी बढ़ती है, लेकिन जब वर्षण बढ़ता है तो लवणता घटती है। इनका रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन वर्षण जो है अगर वो कम होगा यानी कि रेनफॉल कम होगा तो हमारी जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाएगी, और अगर सैलिनिटी बढ़ी हुई है तो समझना वहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रहा है उस सी में। ठीक है, सी यानी कि समुद्र या फिर सागर में। ठीक है, वृहद या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय जोन से अलग करता है। कौन करता है ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश है, यानी कि MCT करता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड ना आई थिंक RO में क्वेश्चन आया था, तो अगर आपने उसे वो रिवाइज किया होता उस टाइम पे आपको ये पता चल जाता। उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन एवं प्रथम काई यानी कि लिचन पार्क, ठीक है, काई को ही लिचन कहते हैं, किस जिले में विकसित किए गए हैं? ये किए गए हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? सो ये नकारात्मक रही है पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। ये सेंसस का क्वेश्चन है, हमने देखा था। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है? ये प्रतिशत में है 23.2%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सो सही नहीं है, देखिए हमें शायद इनका इतना आइडिया हो ना। देखिए ये जो है ना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये RO में पूछा था। वैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये 1970 के आसपास है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं भी पता था ना फिर भी आपका आंसर निकलता, क्योंकि एक बार बार पूछा जाता है, वो है मालपा भूस्खलन। तो ये कब हुआ था? 95 में नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका 98 में। ठीक है, सो याद रखना है। इसकी ना डेट भी आती है, आई थिंक अगर मैं इसकी डेट सही याद कर पा रही हूँ तो ये है 18 अगस्त। ये हमने क्रोनोलॉजी में क्या था, 18 अगस्त 1998 की है ये, इसलिए हमारा सही जो सुमेलित नहीं है ना वो ये है। अगले बार के लिए आपको डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है, बेलाकुची वाला 1970 है, केदारनाथ आपको पता ही होगा, और डबरानी बाढ़ ये कहाँ पर हुआ था ये भी आपको पढ़ के जाना है। डबरानी बाढ़ वाली जो है ये हादसा हुआ था वो 1978 में हुआ है, और ये कहाँ हुआ था याद करके जाना है। जो बेलाकुची बाढ़ है ना वो आपको पता होना चाहिए, ये अलकनंदा नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने RO में भी देखा था। वैसे ये क्वेश्चन ना आपको इसी से पता होना चाहिए, इसलिए ये दिया हुआ है। ये एग्जामिनर उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि आपको ये वाले पता हो। ठीक है, निम्नलिखित राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? सो ये कौन सा है? ये है डोबरा चांटी पुल, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, डोबरा चांटी पुल। आपको याद रखना है, इससे एक चीज़ याद रखनी है, वो है कि ये जो कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये नदी है भागीरथी नदी। ठीक है, अगली बार पूछा जा सकता है, ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये जो है कनेक्ट करेगा, वो करेगा टिहरी को प्रतापनगर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगा। ठीक है, टिहरी और प्रतापनगर को। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र जो है निम्न में से किन जनपदों की सीमाओं पर स्थित है? कौन से जनपद है ये है पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपद। ठीक है, जो ये मेन है ना ये बागेश्वर जनपद में पड़ता है, लेकिन जो बॉर्डर पूछा है, सीमाओं पर पूछा है ना, तो ये 2 जनपद हैं, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, जो वहाँ का एक गांव है ना मेहरुड़ी, वहीं पर ये है, बागेश्वर का गांव है आई थिंक। उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फलोद्यान प्रदेश कहा जाता है? सो फलोद्यान प्रदेश जो है आई थिंक इससे जो है चौबटिया गार्डन जो है फेमस है, फ्रूट बाउल ऑफ उत्तराखंड इसको कहा जाता है। ये बोटेनिकल गार्डन भी है, यानी कि वनस्पति उद्यान भी है ये। और जो याद रखना है कि कुछ प्लेसेस जिनको फ्रूट यानी कि फलों के लिए फेमस है, वो है एक हर्षील है। ठीक है,
हर्षेल याद रखना है, मुक्तेश्वर वाला भी याद रखना है आपको, और भोवाली जो नैनीताल है ना वो भी फेमस है बहुत ही फलों के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से इसमें से 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा था। इस अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया था? सो ये तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, यह है 2002 में जोड़ा गया था। अगर आपको याद होगा तो ये 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना वो है। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी एजुकेशन यानी कि शिक्षा को लेकर। ठीक है, और टेलीफोन, बेतार प्रसारण और अन्य संचार साधन जो हैं भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के विषय में है? ठीक है, आपको याद रखना है ये है संघ सूची। संघ सूची यानी कि केंद्रीय सूची जो है उसमें रखा गया। इनको ना आप इस तरीके से भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। अगर ये राज्यों में हो तो क्या चीज़ें ठीक नहीं चल सकती हैं, फिर अगर ये वाली हुई तो जो सोवरेनिटी इंटेग्रिटी हम पढ़ते हैं ना उसके हिसाब से आपको थोड़ा सोचना है कि ये किसके सूची में हो सकती हैं। तो संघ वाले में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित है? सो ये हमने देखा था, ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने आपको बताया था इसे AMMT करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, AMMT। सो निम्नलिखित में से कौन सा या से वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा का उदाहरण है या है? सो यहाँ पर अनोनिमिटी छोड़ी नहीं गई है। तो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, कार्बन पृथक्करण यानी कि सिक्वेस्ट्रेशन होता है, और मृदा उर्वरकता जो है उसका भी रखरखाव होता है। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, आटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक मात्रा में पाई गई है? तो ये है लिथियम। ठीक है, आटाकामा में। आटाकामा में एक चीज़ और होती है वो है आयोडीन मिनरल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आटाकामा जो रेगिस्तान है ना वो है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है, इसको पढ़ के जाना है आपको। जो चिले वाला रीजन है और अर्जेंटीना उधर। उत्तराखंड में जनपदों के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में चुनिए। अवरोही क्रम में जाना है यानी कि सबसे पहला वो आना चाहिए जो सबसे बड़ा है। देखिए पौड़ी तो सबसे बड़ा नहीं है, ये हमने डिस्कस किया भी था। उत्तरकाशी भी नहीं है। सबसे बड़ा वैसे कौन सा है? चमोली है। ठीक है, सो आपको याद रखना है चमोली सबसे बड़ा है। पिथौरागढ़ भी नहीं है, आपको करके जाना था ये सिर्फ सबसे बड़ा कौन सा है। चमोली है, फिर उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी गढ़वाल, इनमें से। ठीक है, इनमें से ये है। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? सो सर्वाधिक गहरी झील ये हमने देखी भी थी, नौकुचिया ताल झील है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें ये भी अगली बार पूछ सकते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सो पिथौरागढ़ है। ठीक है, इस तरीके से बन सकते हैं क्वेश्चन इनमें। नौकुचिया झील हमने देखी, सबसे गहरी झील है कुमाऊं क्षेत्र के। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? सो ये कौन बने रह सकते हैं इच्छानुसार, वो भी राष्ट्रपति की? तो ये है राज्यपाल। ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं ना, वर्ड वही वाला है। 42वें संविधान संशोधन के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस वर्ष जोड़े गए थे? ये आपको याद होगा 42वां जो संविधान संशोधन है वो हमने पिछले बार लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था। ये कौन से ईयर में है? 1976 में। ठीक है, निम्नलिखित में से
कौन से संवैधानिक संशोधन नियम अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। RO 4 मई को जो हुआ था उसमें आया था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये ईयर भी आपको याद रखना है, कब हुआ था? 1988 में। अब ना आपको ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब देख के जाना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो आई थिंक यही है, लेकिन आपको 44वां भी देख के जाना है। ठीक है, और 74वां जो कि म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है वो भी देख के जाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशल और लीगल अकादमी है? सो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड की जुडिशल लीगल अकेडमी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये है भोवाली में। ठीक है, ये DSP या फिर जो GTI का पेपर हुआ था ना जून में पिछले साल, उसमें पूछा गया था। भोवाली कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है? सो देखिए, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, टिहरी गढ़वाल है, लेकिन चक्राता नहीं है। ये चक्राता जो है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, जो कि ST के लिए रिजर्व है। आपको भी पता होना चाहिए इसको, चक्राता के बारे में। और जो वैसे आती है लोकसभा सीट टिहरी गढ़वाल वाली जो है ना, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर ये आ जाती है आई थिंक। चक्राता वाली जो सीट है, आई मीन डाउट कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। आई थिंक उधर देहरादून वाली किसी उसमें आनी चाहिए, बट इसको आप देख लीजिए एक बार। इतना कंफर्म है कि ये ST के लिए रिजर्व है। कहाँ? विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। सो कौन सा आयोग है ये? स्थायी राजधानी वाला याद रखना है, दीक्षित आयोग है। और एक जो UCC के लिए बनाया गया था ना, वो भी आपको देख के जाना है, वो है रंजना प्रकाश देसाई। उनके अंडर वो कमीशन बनाया गया, कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? UCC वाली, जो समान नागरिक संहिता है ना, उसके लिए। ठीक है, उसके बारे में भी हमने सब कुछ एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वो आप ज़रूर देख के जाइए। उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन से थे? आई थिंक ये सुरजीत सिंह बरनाला थे। ठीक है, एलिमिनेशन से भी थोड़ा बहुत आप जा सकते हैं, जैसे जनरल गुरमीत सिंह तो अभी हैं, नित्यानंद स्वामी जी जो रहे थे वो CM रहे हुए थे, तो ये नहीं हो सकते। GCM रावत जो हैं उनके बारे में भी अगर आपको नहीं पता, फिर भी आपने ये तो याद किया ही होगा वैसे। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी जय सिंह रावत ने। अगली बार ना आपको ये देख के जाने हैं। आई थिंक PC माथुर जो है एक इकोनॉमिस्ट थे, और जो NK जोशी हैं, उनको कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड ना रत्न मिला था, उत्तराखंड रत्न अवार्ड मिला था इनको हायर एजुकेशन में। आई थिंक जब मैंने कभी पढ़ा होगा। तो इनको आप देख के जाइए कि क्या इनका कौन सा फील्ड है। ठीक है, ये ऑप्शन से ना अगली बार आपके क्वेश्चंस अच्छे से बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में डाल देते हैं इनको कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट इज SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। ये तो बहुत फेमस है। ठीक है, इसकी रैंकिंग भी हमने देखी थी। नेक्स्ट इज उत्तराखंड की रैंकिंग आपको मुझे बतानी है। अगर आपने पिछले वीडियोस फॉलो किए होंगे ना करंट अफेयर के, तो आपको पता होगा एक उत्तराखंड, केरल ये आए हुए हैं, और भारत की रैंकिंग भी इसमें एवरेज में कितनी आई। भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कितने हैं वैसे? टोटल 17 हैं। ठीक है, 30 तक। अब शायद इसमें कुछ और भी ऐड हो गए हैं, आप एक बार देख के जाना है उसे ज़रूर कि कौन सा नया ऐड हुआ है। और हमारा जो 2030 तक का है वो तो 17 ही है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा वाला जो है ना, वो है भादला, राजस्थान में, जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो आपको ये
याद रखना है। कौन सा? भादला राजस्थान, जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के सबसे संबंध में विशेष जो उपबंध है ना के संदर्भ में सही सुमेलित है? इसमें है पूछा गया, ठीक है, सही सुमेलित है। सो यहाँ पर अगर आपको पहला तो याद ही रहता है नागालैंड, ये बिल्कुल सही है, कौ में ही है ये, 371 कौ में है, ठीक है। सो हमारे पास एक इसमें है, ये वाला हमारा एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, एक ये बिल्कुल सही है। मणिपुर का अगर आपको याद होगा तो सी है, जब मणिपुर न्यूज़ में भी था ना तब भी ये पूछा गया था, मतलब न्यूज़ में आता था कि ये 371 गौ में है। तो अभी हमारे पास डी है, ए और डी जिसमें साथ में है वही ऑप्शन हम रखेंगे, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आप 50-50 पे पहुंच गए, ठीक है। सो या तो ये हो सकता है आपका आंसर या ये हो सकता है। अब अगर थोड़ा बहुत अगर याद हो ना आपको, तो जो ये आंध्र प्रदेश का जो अनुच्छेद है, ये जो है ये आता है, आंध्र प्रदेश भी होता है इसमें और तेलंगाना भी आता है। सो अगर सुमेलित है बोला गया है तो आंध्र प्रदेश इसमें इन्वॉल्व है। तो जब ये भी बन रहा है हमारा, सो ऐसा हमारा ऑप्शन बी वाला यही बन पा रहा है फिर, ठीक है। सो वैसे आंध्र प्रदेश के साथ में ना तेलंगाना के लिए भी है ये जो घ वाला है, यानी कि डी वाला। सो आपका आंसर मेरे हिसाब से यही बनना चाहिए, डी, ठीक है, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना जो है राज्य की या का कर्तव्य है, बाध्यता है, अधिकार है, कार्य है, क्या है? सो ये है बाध्यता, यानी कि ऑब्लिगेशन जिसको कहते हैं ना। सो ये आपको ये अनुच्छेद का ना वर्डिंग पढ़ के जानी थी, इस हिसाब से ये क्वेश्चन सेट है, यानी कि ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सो किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है? ये जो है दर्जा कौन सा है? पंचायती राज से रिलेटेड तो एक ही है, 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1992 में। और एक 74वां जो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है वो भी इसी ईयर में आया था। उच्चतम न्यायालय में किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन जो पारित विधि अनुच्छेद 13 जो है में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है? ये वाला जो 2 आर्टिकल है ना, अगर आपको ये कीवर्ड याद होंगे, इसके बारे में जो केस था वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि आपको याद रखना है 1967 में। इसकी जो क्रोनोलॉजी थी ना वो लोअर पीसीएस वाले में पूछी थी, सो याद रख के जाइए इसे, 1967 में गोलकनाथ बनाम राज्य जो भारत सरकार है उसका। तो देखिए केसेस बहुत आ रहे हैं, केसेस आपको पढ़ के जाने हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनकी क्रोनोलॉजी भी पढ़ के जानी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी क्या है? सो ये कौन सी है? यह है मध्यम, ठीक है, मतलब मीडियम जो है हम उस श्रेणी में हैं, जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है ना उस श्रेणी में हम हैं। इसमें आपको याद रखना है जो HDI वैल्यू है ना, HDI की जो वैल्यू है हमारी वो है 0.644 के अराउंड, और हमारी रैंक है 334 के आसपास है, 300 नहीं 134 के आसपास है 193 में से। मेरा ना ध्यान ये पेन पे रहता है तो इस वजह से मैं जो लिखती हूँ कई बार उसका कुछ और ही बोला जाता है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, आप मुझे माफ़ कीजिए। जो 134 है ना 193 कंट्रीज़ में से है, या आई थिंक HDI 2022 के अनुसार हमारा चल रहा है, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? सो आपको याद रखना है ये कौन सी थी, पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये थी 9th आई थिंक, ठीक है, 9वीं योजना है। और ये जो है ना 9वीं योजना 1997 से 2002 के
तक ये चली थी। ठीक है, 2 आए हैं किससे, पंचवर्षीय योजनाओं से। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? ये थी 5वीं, आई थिंक जो 5वीं थी ना उसको पहले ही समाप्त कर दिया गया था। जो 5वीं वाली थी वैसे वो शेड्यूल्ड थी कि ये 1974 से चलेगी इतने तक, लेकिन आपको पता है उस दौरान जो है इमरजेंसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई थी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। ये चीज़ें, इसलिए आप थोड़ा बहुत सोच सकते थे कि पंचवर्षीय योजना कैंसिल हो सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको होगा इमरजेंसी वाला। उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क स्थित है। देखिए ये काशीपुर में है। ये ना लोअर पीसीएस में पूछा गया था कौन सा, सुगंधित उद्यान वाला, उसमें भी ये ऑप्शन में था, लेकिन ये जो पार्क है वो काशीपुर में है और जो सुगंधित उद्यान है वो कहाँ है, लाल कुआं नैनीताल में है। जमरानी, इसीलिए मैं कहती हूँ ना एमसीक्यूज जो है रिपीटेड कई बार उससे ना रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए अगर आपने पिछला पेपर सॉल्व कर लिया होता, अभी 1 हफ्ते पहले ही हुआ है, वो पेपर आपने सॉल्व किया होता, ये आपका सही हो जाता, जिसको नहीं पता था उनका। जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद में है? ये मैंने आपको बजट में बताया था, ये है नैनीताल जनपद में। जो गौला रिवर है ना, या जो गौला नदी है, कहाँ पर, हल्द्वानी में जो बहती है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, कौन सी नदी है, गौला नदी, और जो हल्द्वानी में बहती है उस पर ये प्रोजेक्ट बनना है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020, ठीक है याद रखना है 2020 की है, ये जो है किसके लिए लागू की गई? ये है फेरी विक्रेताओं के लिए या व्यवसायियों के लिए। ठीक है, स्वनिधि से रिलेटेड है। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद, ठीक है, अपने उत्पाद किस ब्रांड नाम से बेचता है? ये है हिमाद्री। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम कब पारित हुआ था? ये जो पारित हुआ था ये हुआ था 2014 को, और इसको ना ऐसे भी आ सकता है, कौन सा, 2014 को, इसको कहते हैं उत्तराखंड एक्ट नंबर 03 ऑफ 2015। ठीक है, 2015 का एक्ट भी इसको कहते हैं। वैसे ये पारित कब हो गया था? 2014 में। ठीक है, जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? ये संभाली है पोलैंड ने। पोलैंड, डेनमार्क और साइप्रस जो है ना, ये तीनों ट्रायो में थे प्रेसिडेंसी के लिए। और आपको याद रखना है जो ये यूरोपियन संघ है ना, यूरोपीय संघ है, उसकी जो अध्यक्षता होती है ना वो हर 6 महीने में बदलती है। ठीक है, जैसे G20 के 1 साल में बदलती है, वैसे इसकी 6 महीने में बदलती है, यानी कि दूसरी कंट्री इसका फिर अध्यक्ष बनेगी, कोई दूसरी कंट्री 6 महीने बाद। हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है? ये लगा हुआ है आपके, लाल सागर की बात हो रही है ना, लाल सागर। देखिए यूक्रेन, रूस तो बिल्कुल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी नहीं है, कजाकिस्तान, ये तो बहुत ही आसान था, यमन और सऊदी अरब। ठीक है, लाल सागर से आप 2 क्वेश्चन आए थे, ऊपर भी एक क्वेश्चन था। यहाँ पर याद रखना है आपको, लाल सागर से सुएज कैनाल याद रखनी है, सुएज नहर जो आती है ना वो याद रखनी है, जो मेडिटेरेनियन सी से इसे कनेक्ट करती है, यानी कि भूमध्य सागर से आई थी। ठीक है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। हमने विचार किया, लेकिन इसमें क्या है, देश खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC का हिस्सा नहीं है, आई थिंक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो इराक तो नहीं है इसमें, बिल्कुल एलिमिनेशन से जाना है आपको, इराक नहीं है। ठीक है, ये वाला हमारा एलिमिनेट हो गया, ये वाला हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरा यमन में भी जो है हाउथी रिबल्स, उनका वो चल रहा है थोड़ा बहुत, ये नहीं है। ठीक है, कौन सा है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, तीसरा वाला। हमारा आंसर कौन सा है? डी। ठीक है, बाकी आपको पता था या नहीं था, आपको कुछ इन कंट्रीज़ को ना न्यूज़ में ज़रूर देख के जाना है कि ये है या नहीं।
ठीक है। पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गाडगिल फॉर्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गाडगिल फॉर्मूला जो है ना वो आपके रिलेटेड है कौन सा? एक तो है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, फिर है राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन, यही है। ठीक है, राज्यों को केंद्रीय सहायता का जो आवंटन है यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट जो दिया जाता है उसके बारे में ये फॉर्मूला था। समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है? देखिए कहीं पर भी ना इक्वालिटी या फिर इक्वल एक्सेस की बात होगी, वो हो जाएगा समावेशी विकास। कहाँ पर है? विकास के से केवल अमीरों को लाभ बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, समावेशी नहीं होगा ना फिर वो। और जो तीव्र औद्योगिकीकरण है उससे भी आप डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करेंगे सबका? ठीक है। आवश्यक सेवाओं का निजीकरण से भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या कौन सा होता है हमारे पास? समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच। ठीक है, अगर आपको इतना लंबा याद नहीं रहता तो सभी वर्गों के लिए, वैसे ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी आप एलिमिनेशन से जा सकते, थोड़ा बहुत सोच सकते थे क्या इनसे सबका भला होगा या इससे होगा। ठीक है, तो इससे जा सकते। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? तो दूसरी के बहुत फेमस है पीसी महालनोबिस। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? सबसे 3 मुख्य घटक जो हैं, एक तो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाएगा, जो कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है। अगर ये भी आता है ना जीएनआई पर कैपिटा, तब भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आता है अब भाग 2 जो रीजनिंग का है। देखिए मैंने ये अभी सॉल्व नहीं किए, मैं इनको ज़रूर सॉल्व करके ना एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप इनमें क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, अगर आप देखना चाह रहे हैं, आपका अगर आज का पेपर नहीं था तो। और कुछ इसमें टिक भी लगे हुए हैं, मोस्टली सही हैं, आप फिर भी क्रॉस चेक इनको ज़रूर कर लीजिए। बाकी कंफर्म जो की है वो मैं आपको ज़रूर बाद में अपलोड कर दूंगी, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सो आई थिंक ये ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब जो ये है ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। ज़्यादातर आपके आंसर्स ठीक होंगे। अगर एक आध में अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक में इसी चैनल पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।